हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है प्रैक्टिस सेट से। आज रहेगा प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले मैं जो है प्रैक्टिस सेट 9 तक अपलोड कर चुका हूँ और 2021 में जो पेपर कराया गया था उसको भी यहाँ पे अपलोड किया गया है। आज जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 30 क्वेश्चन। आपके जो है आउट ऑफ 30 कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। तो यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना और जो एक्सप्लेन करूँगा उसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष संशोधित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, 1992। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार का एक बड़ा कदम था। इसकी योजनाओं को विकास रूप इंदिरा गांधी ने दिया और इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की योजना बनाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई और शिक्षा प्राप्त करने का माध्यम मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को बनाया गया। समय समय के साथ जो है इसमें संशोधन भी किया गया और शिक्षा पर पिछली शिक्षा नीति 1986 को 1992 में संशोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में कोठारी आयोग का निम्नलिखित में से क्या प्रस्ताव था। तो भाषा के संदर्भ में क्या प्रस्ताव था, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिभाषा सूत्र। तो कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसे धरातलीय स्तर पर नहीं लाया गया और त्रिभाषा सूत्र के जो है निम्न आधार हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है कोठारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1968 में त्रिभाषा को स्वीकार यहाँ पे किया गया था। और इसकी जो त्रिभाषा सूत्र के आयाम है कौन कौन से, सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। पहली भाषा जो है मातृभाषा होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा आपकी होनी चाहिए। दूसरी आपकी भाषा जो होगी हिंदी भाषा होगी और राज्यों में यह अंग्रेजी होगी और गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी होगी। तीसरी भाषा आपकी क्या होगी, हिंदी भाषी राज्यों या अंग्रेजी भाषी राज्यों में एक आधुनिक भारतीय भाषा कोई भी होगी। निम्नलिखित किस समिति की संस्तुति के आधार पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB को वर्ष 1935 में पुनः चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हार्टोग समिति। तो हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। हार्टोग समिति का गठन 1929 ईस्वी में भारतीय परिणति आयोग के सर फिलिप हार्टोग के नेतृत्व में किया गया। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोठारी आयोग। कोठारी कमीशन की सिफारिश पर 10+2+3 संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के वक्तव्य में शामिल की गई थी। 24 जुलाई 1968 को सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की घोषणा की और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोठारी आयोग के सुझावों को मूर्त रूप देने के लिए लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है। तो 5 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल। क्या हो जाएगा, उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल। तो इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन एक उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू ने जो है हाल ही में अपने शिक्षा पर आधारित ब्रॉडकास्ट के इस चैनल को रिलॉन्च भी किया है। शिक्षा से जुड़ी बातों के अलावा इस चैनल के माध्यम से देश की संस्कृति, वर्तमान मुद्दे, पर्यावरण और विरासत से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया और इसके लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन का समय सुबह 10-11 बजे से 1 बजे तक होगा और इस चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स किसी एक विषय पर जानकारी या जिज्ञासा को टीचर और एक्सपर्ट से जान सकेंगे। इसके बाद ये एक्सपर्ट विद्यार्थी के सवालों का जवाब टेलीफोन और चैट के माध्यम से देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है,
गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यों और नैतिकता के निम्नलिखित में से किन मुख्य आयों पर आवश्यक रूप से फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें बताने, यहाँ पे जो है यहाँ पे कूट दिया गया है, यहाँ पे चयन करना है। तो सबसे पहले उत्तरदायित्व, सहभागिता, सत्यनिष्ठता और सक्षमता और पारदर्शिता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मूल्यों और नैतिकता के लिए मुख्य आयामों पर आवश्यक रूप से फोकस करना चाहिए। उत्तरदायित्व, सहभागिता, सत्यनिष्ठता, सक्षमता और पारदर्शिता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों एवं कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, नैदानिक मूल्यांकन। तो नैदानिक मूल्यांकन में अधिगमकर्ता की कमियों और कठिनाइयों की पहचान पर बल दिया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों के असंतुलित व्यक्तित्व, कुसमायोजित व्यवहार आदि परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। जिस तरह चिकित्सक अपने मरीज की बीमारी सुनकर बीमारी के कारणों की जांच करता है ताकि उसका सही उपचार किया जा सके, उसी तरह शिक्षक भी विद्यार्थी के अध्ययन में रुकावट या मंद गति के कारणों का अध्ययन करता है ताकि वह उसको दूर करके विद्यार्थियों की अधिगम क्रिया का विकास कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे दिया गया है, नीचे कथन दिए गए हैं, अधिकांशतः संप्रेषण के साथ शक्ति संबंधी मूल्य जुड़े रहते हैं। कथन दूसरा कह रहा है कि जिनके पास संप्रेषण की शक्ति नहीं होती है वे सदैव इसे अर्जित करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 1 और 2 दोनों सही है। तो प्रक्रिया विचारों के आदान प्रदान पर आधारित है। यह आदान प्रदान जो है किसी भी रूप में हो सकता है, यह शाब्दिक, अशाब्दिक या सांकेतिक भी हो सकता है। संप्रेषण के साथ शक्ति जो है संबंधी मूल्य जुड़े रहते हैं। जिनके पास संप्रेषण शक्ति का ह्रास होता रहता है वह इससे पाना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक संदेश होगा और इस तरह से संदेश होगा, उसका क्या होगा, प्रतिपुष्टि होगी, प्राप्तकर्ता होगा, उसमें प्रेषक होगा, ये सभी चीज़ें उसमें होंगी। अगला, संप्रेषण में सूचना का व्यक्तिगत अर्थ प्रवृत्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय। तो संप्रेषण में सूचना का व्यक्तिगत अर्थ निष्क्रिय प्रवृत्ति होता है। संचार का आमतौर पर सूचना के संचरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह शब्द संदेश को भी संदर्भित कर सकता है। यह इन प्रसारणों को अध्ययन करने वाली जांच का क्षेत्र है जिसे संचार अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, कूट। तो संदेशों को संप्रेषित करने के लिए प्रयुक्त किए गए संप्रेषण उद्दीपक कूट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, संप्रेषण का अर्थ सूचना का डैश डैश है। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, विनिमय, समझ और संदर्भीकरण। तो डी यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो संप्रेषण का अर्थ है सूचना का विनिमय, समझ, संदर्भीकरण। संप्रेषण वह साधन है जिसमें संगठित क्रिया द्वारा तथ्यों, सूचनाओं और विचारों, विकल्पों एवं निर्णयों की क्रमबद्धता एवं सार्थकता के द्वारा आपस में आदान प्रदान यहाँ पे किया जाता है। कक्षा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो 12 का यहाँ पे बी राइट आंसर बनता है, अभिव्यक्ति का क्षेत्र। अभिव्यक्ति का क्षेत्र किसी भी कक्षा संप्रेषण में एक महत्वपूर्ण तत्व की भूमिका के रूप में होता है। अभिव्यक्ति का क्षेत्र जितना ही उपयुक्त हो और पूर्व निर्धारित होगा उतना ही संप्रेषण के अर्थ में स्पष्टता और पूर्णता विद्यमान रहेगी। दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। क्या हो जाएगा, दीक्षा का पूर्ण रूप होगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब यहाँ पे जो दीक्षा का पूर्ण रूप है यह है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। यह एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है जिसका उपयोग वर्तमान में देश भर के शिक्षकों और छात्रों द्वारा दूरस्थ माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भौगोलिक क्षेत्रों को आधार बनाते हुए निम्नलिखित कंप्यूटर नेटवर्कों के भिन्न प्रकारों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आएगा लैन, LAN लैन आएगा, फिर आएगा मैन, MEN मैन, और फिर आएगा वेन, WAN वेन।
तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, यह एक स्थानीय क्षेत्र का नेटवर्क है। इसका निर्माण एक सीमित भौगोलिक दूरी यानी 1 से 2 किलोमीटर के अंदर या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़कर डिजिटल संचार व फिजिकल रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल ईथरनेट है। उसके बाद है मैन यानी MAN मैन, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यह एक शहर की सीमाओं के अंदर कई लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। यह लैन से ज़्यादा वैन से कम एरिया कवर करता है और इसका प्रयोग किसी सरकारी या प्राइवेट संस्था के विभागों, ब्रांच या भवनों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद है यहाँ पे जो वैन है तो वाइड एरिया नेटवर्क, यह व्यापक क्षेत्र का नेटवर्क है। इसके अंतर्गत एक प्रदेश, देश या पूरे विश्व के कंप्यूटर व छोटे बड़े नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। वैन का निर्माण सरकारी टेलीकम्युनिकेशन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर जो है इनका आरोही क्रम क्या होगा, लैन होगा, मैन होगा और वैन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक है? आवश्यक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, तो टेलीफोन राइट आंसर हो जाएगा, वीडियो कैमरा हो जाएगा, डिस्प्ले डिवाइस हो जाएगा, माइक्रोफोन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेलीफोन है ये क्या है, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक घटक नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक घटक वीडियो कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, डिस्प्ले डिवाइस हो गया, इंटरनेट हो गया। इस प्रक्रिया में अलग से टेलीफोन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण जूम, यू मीटिंग, रिंग सेंट्रल और गूगल मीटिंग आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के निम्नांकित मेमोरी प्रकारों को सबसे धीरे से सबसे तीव्र के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 16 का यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा। सबसे पहले होगा CD-ROM नंबर 1 पे, फिर आएगा हार्ड डिस्क नंबर 2 पे, उसके बाद आएगा आपका रैम आएगा नंबर 3 पे, फिर आएगा 4 कैसे और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका 5वें नंबर पे रजिस्टर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर बनेगा। सबसे पहले CD-ROM आएगा, फिर आपका हार्ड डिस्क आएगा, फिर रैम आएगा, फिर आपका कैसे आएगा और फिर आपका रजिस्टर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की विस्तार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए, विचारों की बृहद मात्रा का उत्पादन। तो विचारों की बृहद मात्रा का उत्पादन शिक्षण की विचार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। विचार मंथन विशेष समस्याओं को सुलझाने, जानकारी सुलभ करने और रचनात्मक सोच, नए विचारों को विकसित करने आदि के एक सम्मेलन हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण केंद्रित कक्षा प्रबंध की विशेषताएं हैं? तो 18 का यहाँ पे सी राइट आंसर है, विद्यार्थी कक्षा के प्रचलनों के लिए सुगम करता है। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से शिक्षक केंद्रीय कक्षा प्रबंध की विशेषताएं हैं। सबसे पहले शिक्षक एकमात्र नेता अग्रणी है। विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्व को अनुमति दी जाती है। कक्षा में बच्चों की भागीदारी कम होती है और शिक्षक का नियंत्रण कक्षा पर होता है। बच्चे आमतौर पर जो है स्वयं से सीखते हैं और क्लासरूम की बैठक व्यवस्था पहले से ही तय की जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बन रहा है सी राइट आंसर बन जाएगा, बी और डी। कह रहा है शिक्षक एकमात्र नेता अग्रणी है और विद्यार्थियों को सीमित उत्तरदायित्वों को अनुमति दी जाती है। उन शिक्षण कार्य नीतियों की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष अनुदेशन में अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें यहाँ पे डी हो जाएगा। सबसे पहले प्रत्यक्ष और परोक्ष दृष्टांतों पर बल देना, पूछताछ आधारित प्रश्न उत्तर सत्र, और उसके बाद है समस्या समाधान उपागम को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सबसे पहले स्कूलोजी हो जाएगा, एडमोडो हो जाएगा, कैनवास हो जाएगा और
लर्न डैश हो जाएगा, तो सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो LMS के उदाहरण हैं आई स्प्रिंग लर्न, टैलेंट है LMS, मूडल हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा, कैनवास LMS हो जाएगा, स्कूलॉजी हो जाएगा, एडमोडो हो जाएगा और लर्न डैश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कारकों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो कारक हैं, सबसे पहले शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्रों का प्रयत्न करने में शिक्षक का कौशल और छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। डी राइट आंसर बनता है। पाठ्यचर्या मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस मॉडल के अनुसार पाठ्यचर्या के 3 प्राथमिक स्रोत माने गए हैं, अर्थात विद्यार्थी, समाज और विषय वस्तु, जो शिक्षा के दर्शन और अधिगम के मनोविज्ञान को प्रतिबंधित बिंबित करते हैं। तो 22 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा सी बनेगा, टाइलर का मॉडल। तो टाइलर का मॉडल के अनुसार पाठ्यचर्या के 3 प्राथमिक स्रोत माने गए हैं, विद्यार्थी, समाज और विषय वस्तु, जो शिक्षा के दर्शन और अधिगम के मनोविज्ञान को प्रतिबंधित करते हैं। 21 में थोड़ा और देख लेते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में शिक्षक की जो भूमिका है सीखने की सुविधा में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। सर्वोत्तम शिक्षण तकनीकें और कुशल तरीकों को अपनाने से एक शिक्षार्थी जो है सीखने की सही प्रतिभा का पता लगा सकता है, जिसमें जो है कुछ यहाँ पे प्रमुख शिक्षण प्रभावित करने वाले यहाँ पे कारक दिए गए हैं। शिक्षण की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, छात्रों को प्रश्न करने में शिक्षक का कौशल यानी खुश करने में, छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क कैसा है, और कुछ यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक हैं कि शिक्षक की शैक्षिक योग्यता कैसी है, शिक्षक का विषय ज्ञान कैसा है, शिक्षक का शिक्षण कौशल कैसा है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी ढंग कैसा है, शिक्षण पद्धति का उचित चयन कैसा है, शिक्षण के लिए शिक्षक का उत्साह कैसा है, शिक्षण कार्य में शिक्षक का अनुभव कैसा है। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे कि शिक्षक की परोक्ष रणनीतियों के अंतर्गत शिक्षण अधिगम उपागम से संबंधित उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो सूची में प्रदत्त है। तो सबसे पहले अगर हम इनको देखते हैं, संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, ध्यान आकर्षण तथा अधिगमकर्ताओं को अनुदेशात्मक उद्देश्यों में से संसूचित करना, उद्दीपक सामग्री प्रस्तुत करना तथा पूर्वापेक्षित अधिगम के प्रत्यास्मरण को उद्दीपन करना, विद्यार्थियों को अपने अनुभवों के संदर्भ के अनुप्रयोग के प्रति प्रोत्साहन होना। तो ए बी और ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, ए बी और ई राइट आंसर बनेगा। ये हो गया बी और ई। परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थियों को अपने अनुभवों में संदर्भों के अनुप्रयोग के। तो यहाँ पे जो है प्रत्यक्ष अधिगम, रणनीति अधिगम, केंद्रीय शिक्षण प्रक्रिया, यह अधिगमकर्ता को अधिगम की सभी पहलुओं में लाभित करता है। प्रत्यक्ष अधिगम रणनीति में ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जो छात्रों या विद्यार्थियों की अवधारणा को प्रारूपित करने, अवधारणा को प्राप्त करने और समस्या को हल करने तथा निर्देशित जांच में मदद करता है। दिए गए सूचियों से शिक्षण की परोक्ष रणनीति के अंतर्गत शिक्षण अधिगम में संबंधित पहचान होती हैं। परीक्षा प्रक्रिया में संलिप्तता, संप्रत्यय आधारित विषय प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थियों को अपने अनुभव में से संदर्भों के अनुप्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पे फिर कथन दिए गए हैं, डीवी ने स्कूलों को समुदायों के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। चोम्स्की ने कहा था कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य ऐसे व्यक्ति तैयार करना है जो गुणवत्ता की इस दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होंगे। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सत्य एक सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। तो डीवी ने स्कूलों को समुदाय के समान और शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया के समान बताया है। अगला क्वेश्चन है 25।
लेखक दिव्यांगजनों से व्यवहार करने वाले अध्यवासियों को अपने आप को निम्नलिखित में से किसमें शिक्षित करने का सुझाव नहीं देता है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक सेवा। तो लेखक दिव्यांगजनों से व्यवहार करने अध्यवासियों को अपने आप को सामुदायिक सेवा में शिक्षित करने का सुझाव नहीं देता है। 26 है कंप्यूटर सहायक अधिगम CAL पैकेज किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी। तो कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग CAL पैकेज व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत पर आधारित हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग में जो है कई अलग अलग तकनीकें और विचार शामिल हैं, लेकिन इसे जो है आसानी से समझा जा सकता है। गहन स्कूल जो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है, इसे केवल शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने और सीखने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों कंप्यूटर के उपयोग के रूप में सारांशित किया जाता है। 1960 के दशक में कक्षाओं में कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग का कोई ना कोई रूप हो रहा था। CAL में केवल कंप्यूटर शामिल नहीं है, इसमें CD और MP3 प्लेयर या 1960 के दशक में रिकॉर्ड प्लेयर, DVD प्लेयर, टैबलेट, स्मार्टफोन, टेलीविजन जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग भी शामिल है। इन उपकरणों को उपयोग शिक्षक या प्रोफेसर द्वारा किए जाने वाले बिंदु को बेहतर ढंग से चित्रित करने और छात्रों के बीच जुड़ाव करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग में कॉलेजों, होम स्कूलिंग और दूरस्थ शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम और पूरक पाठ्यक्रम सामग्री भी शामिल है। मूल रूप से किसी भी प्रकार तकनीकी जिसका उपयोग सीखने के लिए किया जा सकता है, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग की छतरी के नीचे आता है। और इस शिक्षण पद्धति के बारे में बड़ी बात यह है कि इसे हर प्रकार की कक्षा में लागू किया जा सकता है। एक किंडरगार्टन कला वर्ग से लेकर और एक मेडिकल स्कूल कक्षा तक, जिसमें छात्र मानव शरीर पर सीखने के लिए कक्षाएं लेने में भी मदद कर सकता है। इसमें बहुत अधिक व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है और साथ ही प्रेषित होने वाले ज्ञान की अधिक गहन समझ भी हो सकती है। नीचे शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, गलत को छांटे। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक तकनीकी। तो शैक्षिक तकनीकी में व्यवहार तकनीकी, अनुदेशात्मक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन प्रारूप होते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक तकनीकी नहीं होती है। वह प्रतिरूप परिवार जो विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल और ज्ञानार्जन से अधिक संबंधित है। तो बी राइट आंसर बनता है सूचना प्रकर्म परिवार। तो सूचना प्रतिरूप परिवार अथवा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत मनोवैज्ञानिक में अमेरिका प्रयोगात्मक परंपरा से विकसित संज्ञानात्मक विकास के जो है अध्ययन के लिए दृष्टिकोण है। शैक्षिक तकनीकी के निम्नलिखित में से किस उपागम में जो है BF स्किनर ने क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का समर्थन उपबंध है। तो यहाँ पे 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा रेखीय अभिक्रम। तो शैक्षिक तकनीकी के रेखीय अभिक्रम उपागम में BF स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का समर्थन किया। रेखीय अभिक्रम का शाब्दिक अर्थ एक ऐसी सीधी रेखा का अभिक्रमण है। इसमें छात्र प्रथम पद से अंतिम पद तक सीधी रेखा की भांति चलता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है, यह कथन किसका है। तो 30 का यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है बी हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो उत्पादन पद्धति लोगों की संस्कृति का एकमात्र निर्धारक तत्व है और ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। तो यहाँ पे आज हमारे जो है 30 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।